हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 16 में अंग्रेज़ों की बंगाल विजय के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आज हमें पढ़ना है बक्सर युद्ध। इसके पहले हमने पार्ट 15 में प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने यह देखा था कि क्लाइव षड्यंत्र के बल पर किस प्रकार प्लासी का युद्ध जीतता है। क्लाइव शुजाउद्दौला के सेनापति मीर जाफर को षड्यंत्रकारी बनाकर अपने दल में शामिल कर लेता है और युद्ध में विजय हासिल करता है। और मीर जाफर से ये वादा करता है कि जब तुम मेरी सहायता करोगे तो इसके बदले तुम्हें मुर्शिदाबाद की गद्दी मिलेगी, मतलब नवाब तुम बन जाओगे। तो उसी कहानी को आज हम आगे बढ़ाते हैं, जिसका परिणाम प्लासी का युद्ध तो निर्णायक युद्ध नहीं था, निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध होगा। तो वादे के मुताबिक क्लाइव ने मीर जाफर को मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा दिया। प्लासी के युद्ध के बाद जो वादा किया था क्लाइव ने, उस वादे के मुताबिक क्लाइव ने मीर जाफर को मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठाया। अब मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठाया तो मीर जाफर इतना खुश हुआ, मतलब क्लाइव को भगवान मानने लगा। इसकी यही सफलता की वजह से क्लाइव को उसने बंगाल का गवर्नर बनवाया। बंगाल का गवर्नर, पहले ये एक क्लर्क था, बंगाल का गवर्नर। और मीर जाफर ने क्लाइव को 2,34,000 पाउंड दिए और साथ में ही 50 लाख रुपए अंग्रेजी सेनाओं के लिए दिए, मतलब सेनाओं की खर्चे के लिए दिए। और 24 परगना जिला दिया और साथ में ही इसकी जमींदारी भी दे दी। तो मीर जाफर क्लाइव पर मतलब इसकी कृपा पर इस प्रकार निर्भर था कि भविष्य में उसको काफ़ी परेशानियां होने वाली थी। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्लाइव कहता था वही करता था, क्लाइव के अनुसार ही ये चलता था, सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि क्लाइव के ही बदौलत इसको मीर जाफर को मुर्शिदाबाद की गद्दी मिली थी। अब भविष्य में क्या होता है, कुछ समय बाद मीर जाफर अंग्रेज अधिकारियों से परेशान होने लगता है, क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी थे मीर जाफर को नवाब मानते ही नहीं थे, इसकी बात सुनते ही नहीं थे, जिससे मीर जाफर काफ़ी परेशान हो जाता है। मीर जाफर के विरोधियों में जैसे बिहार के उप सूबेदार राजा राम नारायण, फिर उसके बाद उड़ीसा के राजा राम सिंह और पुड़िया के राजा युगल किशोर, ये तीनों मीर जाफर के विरोधी थे। लेकिन क्लाइव की वजह से ये इनको दंडित नहीं कर पा रहा था, इनके खिलाफ युद्ध नहीं कर पा रहा था, सज़ा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ये हिसाब से क्लाइव के सहयोगी थे। तो इस प्रकार से मीर जाफर को काफ़ी परेशानियां हो रही थी और वो मतलब अपने विरोधियों तक को दंडित नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ समय बाद 1760 में जब क्लाइव वापस चले जाते हैं तो इनकी जगह पर एक अस्थायी गवर्नर हॉलवेल आते हैं। ये कुछ समय तक रहते हैं, अस्थायी गवर्नर रहते हैं, फिर स्थायी रूप से गवर्नर बनकर वेंसी टाट आते हैं। वेंसी टाट बंगाल के गवर्नर बनकर आते हैं। और वेंसी टाट
वेंसीटाट जब आते हैं तो वो मीर जाफ़र से लगातार धन की मांग करते हैं, क्योंकि उनको सारा खेल पता था। तो वो मीर जाफ़र से लगातार धन की मांग करते हैं और मीर जाफ़र इसे देने में असफल रहता है। मीर जाफ़र इसे देने में असफल रहता है तो वेंसीटाट इससे काफ़ी नाराज़ होता है। तो वेंसीटाट कहता है मीर जाफ़र से, मतलब बार बार जब धन की मांग करता तो मीर जाफ़र इसे देने में असमर्थ होता है। धन कुछ कभी धन नहीं देता, मतलब जितना वो मांगता था उतना धन नहीं प्राप्त करता था। तो अब ये मौका देखता है मीर कासिम। मीर कासिम होता है मीर जाफ़र का दामाद। ये मौका देखता है कि मीर जाफ़र और वेंसीटाट में, मतलब नवाब और अंग्रेज़ में एक नोकझोंक हो रही है। तो इस नोकझोंक का फ़ायदा उठाने के लिए वो वेंसीटाट से मदद मांगता है कि तुम मुझे बंगाल की गद्दी दिलाओ, मैं जो ऐसा तुम कहोगे वैसा मैं करूँगा। सेम वैसे ही हुआ जैसे क्लाइव ने जब ये अलीनगर की संधि पर सुजाउद्दौला पर आरोप लगाया था कि तुम अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहे हो, फ्रांसीसियों का सहयोग कर रहे हो। सेम वैसे अब यहाँ पे मीर कासिम के साथ हो रहा है, मतलब मीर जाफ़र के साथ होगा कि मीर कासिम जब वेंसीटाट से सहयोग मांगता है तो वेंसीटाट मीर जाफ़र पर आरोप लगाता है कि तुम डचों का सहयोग कर रहे हो, डचों का सहयोग कर रहे हो और अंग्रेज़ों के खिलाफ डचों से मिलकर षड्यंत्र कर रहे हो। और इसी के बहाने वो मीर जाफ़र को बंगाल की गद्दी से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बैठा देता है, मीर कासिम को नवाब बना देता है। और मीर जाफ़र को बंगाल का पेंशनर बनाकर 15,000 रुपये में वार्षिक पेंशन के रूप में बंगाल में रहने देता है। अब मीर जाफ़र अब बंगाल का नवाब मीर कासिम बन गया। अब मीर कासिम बन गया तो ये भी वेंसीटाट, जैसे क्लाइव ने मीर जाफ़र को नवाब बनाया था तो मीर जाफ़र खुश होकर क्लाइव को पैसे दिया, बंगाल का गवर्नर बनाया, परगना 24 परगना जिले की ज़मींदारी दी। उसी प्रकार अब मीर कासिम वेंसीटाट से खुश होकर, क्योंकि वेंसीटाट ने उसको नवाब बनाया तो मीर कासिम ने वेंसीटाट को 5,10,000 रुपये, और हॉलवेल को इसने भी सहयोग किया था 2,70,000 रुपये दिए। और अंग्रेजी कंपनी को वर्धमान, चट्टगांव और मिदनापुर ये 3 जिलों की जमींदारी दे दी। साथ साथ हुगली नगर दिया। और सिलहट से जो चूना व्यापार होता था उसका आधा लाभ अंग्रेजों को देना था। अब से ये मतलब अब सिलहट से जो भी चूना व्यापार होगा उसका आधा लाभ अब अंग्रेजों को मिलेगा। ये तो मीर कासिम ने वेंसीटाट के लिए किया, क्योंकि वेंसीटाट ने उसे नवाब की गद्दी पर बैठाया। लेकिन मीर कासिम जो था वो योग्य था, उसने इतना सारा तो दिया, लेकिन अब वो चाहता था कि वो स्वतंत्रता पूर्वक शासन करे। इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले मुर्शिदाबाद की जो राजधानी थी उसको वहाँ से बदलकर अपनी राजधानी मुंगेर कर लिया उसने, कि अब अंग्रेज़ों से थोड़ा पीछा छुड़ाया जाएगा और स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया जाएगा। बदलकर उसने अपनी राजधानी मुंगेर कर दी। और यहीं पर एक बंदूक कारखाना स्थापित किया। और सेना
जो मीर कासिम की सेना थी उसका आधुनिकरण करने के लिए समरू को नियुक्त किया। मतलब सेना को आधुनिकरण करने के लिए नई नई बंदूकें, नई नई तकनीक, नए नए हथियार, लड़ने के तरीके, ये सब सिखाने के लिए, आधुनिकरण करने के लिए समरू को नियुक्त किया। और ये तो काम किए। और उसने जो अंग्रेज़ों द्वारा जो दस्तक प्रथा, फ़ारूक सियर ने जो फरमान जारी कर कर अंग्रेज़ों को यह अधिकार दे दिया था कि तुम दस्तक पास जारी कर सकते हो, तो उस दस्तक पास का इसने विरोध किया, क्योंकि उससे बंगाल के बजट में काफ़ी हानि हो रही थी, कोष में उससे काफ़ी हानि हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज उस दस्तक पास का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वो निजी व्यापार करने के लिए किसी को पास बेच भी देते थे, जिससे उससे बंगाल की आर्थिक हानि काफ़ी हो रही थी। तो उसका उसने विरोध किया कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इससे बंगाल को काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। तो उसने क्या किया, इस बात को लेकर वेंसीटाट के पास गया, कि दस्तक प्रथा ये इससे बंगाल को नुकसान हो रहा है, इसको बंद कर दिया जाए। तो वेंसीटाट ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी लाभ हो रहा था। तो मीर कासिम ने क्या किया, ठीक है तो मत बंद करो। तो उसने एक तरीका अपनाया, जो आंतरिक व्यापार कर होता था, आंतरिक व्यापार कर, उसको बंद कर दिया। आंतरिक व्यापार कर को बंद कर दिया। इससे क्या होने लगा, जो अंग्रेज जो दस्तक पास जारी करने के बाद भी लेते थे कर, और वैसे कर मिलता था, उससे अंग्रेजों को एक तरफा लाभ होना बंद हो गया। इससे अंग्रेजों को नुकसान होने लगा। अब इससे वेंसीटाट परेशान हो जाता है। ये क्या करता है, कासिम से वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ अधिकारियों को कासिम के पास भेजता है, लेकिन कासिम समझौता नहीं करता है। बोलता नहीं, या तो दस्तक तुम बंद कर दो तो हम आंतरिक व्यापार कर फिर से चालू कर देंगे। तो इससे ना वो मानते हैं ना ये मानते हैं, दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होने लगता है। तो इस तनाव का मतलब देखा जाए तो बक्सर के युद्ध का यही कारण था, कि मतलब नवाब मीर कासिम द्वारा आंतरिक व्यापार कर को हटाया जाना। कारण क्या था, कारण नवाब मीर कासिम के द्वारा आंतरिक व्यापार कर को हटाया जाना। ये इसका मतलब बक्सर के युद्ध का ये मेन रीजन था, जिसके कारण बक्सर का युद्ध हुआ। अब मीर कासिम जब अंग्रेजों की बात नहीं मान रहा था, तो कलकत्ता परिषद ने क्या किया, मीर कासिम को अपदस्थ कर फिर से पुनः मीर जाफर को नियुक्त कर दिया, कि नहीं तुम ही ठीक थे, ये तो और गड़बड़ कर रहा है। मीर जाफर को नियुक्त कर दिया, बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। और कलकत्ता परिषद ने अंग्रेज मेजर एलिस को यह आदेश दिया कि तुम पटना जाओ, पटना पर अधिकार कर लो। यह बात जब मीर कासिम को पता चलती है, तो वह मुंगेर से पटना के लिए रवाना होता है। मुंगेर से पटना की ओर रवाना होता है, और उदय नाला नामक स्थान पर मीर कासिम मेजर एलिस को मार देता है। अब मीर कासिम को जब पता लग गया कि अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो पटना पहुंचकर मेजर एलिस को मार देता है। फिर समरू के साथ सब जगह नहीं बची है।
समरू के साथ मिलकर प्लस मीर कासिम 148 अंग्रेजों की हत्या करवा दी। ये दोनों ने मिलकर 148 अंग्रेजों की हत्या करवा दी पटना में। इसी को कहा जाता है पटना हत्याकांड। पटना हत्याकांड, पटना हत्याकांड। इसने 148 अंग्रेजों की हत्या करवा दी। और जब अंग्रेज सेना को ये पता लगता है तो मीर कासिम वहाँ से फिर भागता है और भागकर सुजाउद्दौला, नवाब सुजाउद्दौला के पास पहुँच जाता है। नवाब सुजाउद्दौला के पास पहुँच जाता है, जो अवध के नवाब हैं, अवध के नवाब। वहाँ पहले से ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उपस्थित होते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उपस्थित होते हैं और मीर कासिम वहाँ से भागकर जब अंग्रेज पीछा करते हैं इनके पास पहुँच जाता है अवध। जो कि मीर कासिम सुजाउद्दौला का विरोधी रहता है, क्योंकि मीर कासिम ने सुजाउद्दौला का साथ नहीं दिया था, तो इसका विरोधी रहता है। ये इसे पसंद नहीं करता, लेकिन सुजाउद्दौला सोचता है कि मैं मीर कासिम को सहायता करूंगा। क्यों? उसका रीज़न क्या था कि सोचता है इससे पहले जब मीर कासिम को हम अपने पास रखेंगे तो इससे अंग्रेजों से कुछ सहायता प्राप्त करेंगे। अपने लाभ के लिए सुजाउद्दौला मीर कासिम को बोल देता है ठीक है हम तुम्हारी सहायता करेंगे, उसको शरण दे देता है। जब मीर कासिम और शरण दे देता है और अंग्रेजों से जब बात करता है सुजाउद्दौला कि मीर कासिम मेरे पास है, तो मेरी ये मांगे पूरी करो, मेरी सहायता करो, ऐसा जो कुछ भी, तो अंग्रेज वो सब करने के लिए मना कर देते हैं। जिसे सुजाउद्दौला आके मीर कासिम को कहता है कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करेंगे, और इसमें सब तैयार हो जाते हैं। और सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, निर्णय लेते हैं। फिर 22 अक्टूबर 1764, जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं, वो दिन आ जाता है और बंगाल के नवाब शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीन एक तरफ, और हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, ये एक तरफ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। नवाब की सेना जो होती है वो अंग्रेजों की सेना से पराजित हो जाती है। इसके भी पीछे रीजन है, क्योंकि मीर कासिम जो होता है युद्ध चालू होने से पहले फिर से भाग जाता है और दिल्ली पहुंच जाता है, भागकर दिल्ली चला जाता है, जिससे नवाब की सेना कमज़ोर पड़ जाती है और हेक्टर मुनरो पराजित कर देता है। और जब पराजित हो जाता है तो इसमें सुजाउद्दौला जो होता है अंग्रेजों का प्रतिरोध करना जारी रखता है पराजित होने के बाद भी। और 1765 ईस्वी में कड़ा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होकर सुजाउद्दौला समर्पण कर देता है। तो ये तो हमारी कहानी थी बक्सर के युद्ध की। इसको हम संक्षेप में देखते हैं एक बार अब स्टोरी के माध्यम से। तो बात शुरू होती है प्लासी के युद्ध से। जब सुजाउद्दौला का सेनापति मीर जाफर क्लाइव के षड्यंत्र में शामिल हो जाता है कि नवाब को गद्दी से हटाना है, और जब प्लासी का युद्ध होता है तो उसमें मीर जाफर अपनी सेना ही नहीं उतारता, पूरी आधी सेना ही मैदान में रखता है, जिससे सुजाउद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है। अब क्लाइव ने जब मीर जाफर को वादा किया था कि जब तुम मेरी सहायता करोगे तो नवाब की गद्दी पर तुम्हारा अधिकार होगा, उसी को जब प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने अपना वादा पूरा किया और मुर्शिदाबाद की गद्दी पर मीर जाफर को बैठाया।
मुर्शिदाबाद की गद्दी पर मीर जाफ़र को बैठाया। मीर जाफ़र मतलब देखा जाए तो क्लाइव के लिए इतना मतलब उसको भगवान मानने लगा, क्योंकि उसने उसको गद्दी पर बैठाया, उसको नवाब बनाया, तो उसके लिए सब कुछ करना चाहता था। तो उसने क्लाइव को पैसे भी दिए, इनाम भी दिए, बंगाल का गवर्नर भी बनाया, 24 परगना जेलें भी दिए, जब वहाँ की जिम्मेदारी भी दी। तो इससे क्या हो गया, क्लाइव जो भी कार्य करता था उस पर मीर जाफ़र का कोई अधिकार नहीं था। अब अंग्रेज अधिकारी जो कुछ भी करते थे उस पर मीर जाफ़र रोक टोक नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके नियंत्रण में ही नहीं था। और जो उसके विरोधी थे उनको भी न दंडित कर पाता था, न युद्ध कर पाता था, न मार पाता था, न सजा दे पाता था। जैसे उसके विरोधियों में कुछ थे बिहार के राजा राम नारायण, उड़ीसा के राजा राम सिंह और पुड़िया के गोलकुसुर, क्योंकि इनका संबंध क्लाइव के साथ भी था, ये क्लाइव के सहयोगी भी थे। तो इस वजह से मीर जाफ़र कुछ नहीं कर पाता था। फिर कुछ समय बाद जब क्लाइव चले जाता है वापस 1760 में, तो उसकी जगह हॉलवेल आते हैं गवर्नर बनकर बंगाल के। वो एक अस्थायी गवर्नर रहते हैं। फिर उनके जाने के बाद वेंसीटाट महोदय आते हैं, जो एक अस्थायी गवर्नर रहते हैं बंगाल के। वेंसीटाट के आते ही वेंसीटाट मीर जाफ़र से धन की मांग करता रहता है हमेशा, लेकिन जब मीर जाफ़र धन देने में, पैसा देने में असमर्थता व्यक्त करता है, देने में नहीं दे पाता है, तो इससे इन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होता है। क्योंकि मीर जाफ़र पहले से ही परेशान था, अंग्रेज अधिकारियों से कुछ कर नहीं पा रहा था। तो अब वेंसीटाट आके धन भी, पैसा भी मांग रहा है ज़बरदस्ती। तो इससे मीर जाफ़र और वेंसीटाट के बीच में तनाव उत्पन्न होता है। इसका फ़ायदा मीर कासिम उठाता है। अब मीर कासिम होता है मीर जाफ़र का दामाद। यह देखता है कि अंग्रेज और मीर जाफ़र के बीच में नोक झोंक चल रही है, तो क्यों ना इस नोक झोंक का फ़ायदा उठा के नवाब खुद बन जाऊं। तो वेंसीटाट से सहयोग मांगता है कि नवाब की गद्दी पर मुझे बैठना है। तो वेंसीटाट भी मीर जाफ़र से परेशान रहता है, क्योंकि उससे भी धन नहीं मिलता। अगर वो मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाए, मीर कासिम को गद्दी पर बैठाएगा, तो उससे फिर से धन मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो उसका वो सहयोग करता है और मीर जाफ़र को अपदस्थ कर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाता है। मीर जाफ़र को कहता है कि तुम डचों का सहयोग कर रहे हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, डचों को मिलाकर। ऐसा बोलकर वो मीर जाफ़र को अपदस्थ कर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा देता है। अब मीर कासिम की गद्दी पर बैठते ही अब मीर कासिम भी अब वेंसीटाट के सहयोग के बदले उससे कुछ देना चाहता है नवाब बनने के बाद। तो मीर कासिम भी उसे पैसे देता है, कुछ ज़िले देते हैं, जिसमें वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर और हुगली नगर और सिलहट से जो चूना व्यापार होता था उसका आधा हिस्सा अंग्रेजों को। इतना वो मीर कासिम देता है। लेकिन मीर कासिम एक योग्य शासक रहता है, वो इतना देकर सोचता है अब मैं बंगाल पर स्वतंत्रतापूर्वक शासन करूँगा। तो जब मीर कासिम बंगाल पर स्वतंत्रतापूर्वक शासन करना चाहता है, तो इसमें अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। क्योंकि मीर कासिम सबसे पहले क्या करता है, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर लेकर जाता है, जिससे जो अधिकारी वहाँ थे, जो मीर जाफ़र के समय में थे, जिनसे नवाब की बातें नहीं मानते थे, कुछ नहीं, अपने हिसाब से कार्य होता था। राजधानी चेंज करने से कुछ परिवर्तन होगा, तो वो राजधानी चेंज कर मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर जाता है और बंदूक कारखाना स्थापित करता है। उसके बाद समरू को नियुक्त करता है अपनी सेना को आधुनिकीकरण करने के लिए समरू को नियुक्त करता है। और जो 1717 में फर्रुख सियर ने
अंग्रेज़ों को दस्तक प्रथा के तहत पास जारी करने के अधिकार दिया था, उसका विरोध करता है। क्योंकि इस दस्तक पास से के द्वारा की वजह से बंगाल की आर्थिक हानि काफ़ी हो रही थी, क्योंकि इस अंग्रेज इस दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, ज़्यादा धन ले रहे थे, निजी व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, पासों को बेच देते थे। इससे बंगाल की आर्थिक हानि हो रही थी, बंगाल के बजट में कमियां आ रही थी धीरे धीरे। तो इस कमी को जब मीर कासिम देखता है तो इसका विरोध करता है। विरोध के लिए वो वेंसीटाट के पास जाता है कि यह दस्तक पास बंद कर दिया जाए, लेकिन बंद कर दिया जाए नहीं तो एक सही नीति से लागू किया जाए जिससे बंगाल की आर्थिक स्थिति बरकरार रहे, सही रहे। लेकिन वेंसीटाट मना कर देता है, जिससे वेंसीटाट और मीर कासिम के बीच में भी तनाव उत्पन्न धीरे धीरे होने लगता है। तो अब मीर कासिम जब वेंसीटाट मना करता है तो मीर कासिम बोलता है ठीक है, तुम नहीं करोगे तो मैं आंतरिक कर जो लिया जाता है उसको मैं बंद कर दूंगा। इससे क्या होता है, जब आंतरिक कर मीर कासिम लेना बंद कर देता है तो अंग्रेज़ों को एक तरफा जो लाभ होता था वो बंद हो जाता है, एक तरफा लाभ जो होता था वो बंद हो जाता है। तो यही जो कार्य करता है, ये जो निर्णय लेता है, यही कारण था कि बक्सर के युद्ध की नींव पड़ती है। यही कारण की वजह से बक्सर की नींव पड़ती है। मीर कासिम के द्वारा आंतरिक व्यापार कर को ना लेना, मना करना, खत्म करना, रोकना, ये इस कारण की वजह से बक्सर के युद्ध की नींव पड़ती है। अब जब वेंसीटाट परेशान होता है तो वो भी मीर कासिम को अबदस्त कर, कलकत्ता परिषद मीर कासिम को अबदस्त कर अब फिर से पुनः मीर जाफर को नवाब बना देती है। मीर जाफर को पुनः नवाब बनाने के बाद मीर कासिम को छोड़ देती है और कलकत्ता परिषद मेजर एलिस को कहती है तुम जाके पटना पर अधिकार करो। जब ये बात मीर कासिम को पता चलती है तो वो तुरंत पटना के लिए रवाना होता है और उदय नाला नामक स्थान पर मेजर एलिस को मार देता है। अपने सहयोगी समरू के साथ पटना पहुंचकर 148 अंग्रेजों को मार देता है। इसी को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, पटना हत्याकांड के नाम से। जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है तो वो उस मीर कासिम का पीछा करते करते आ जाते हैं और मीर कासिम वहाँ से भागकर अवध पहुँच जाता है। अवध किसके पास पहुँचता है? शुजाउद्दौला के पास। अब जो कि शुजाउद्दौला उसका विरोधी था, इसके बावजूद वो उसका सहयोग करता है, क्योंकि शुजाउद्दौला इसमें अपना फ़ायदा देखता है कि मैं इसके बदले अंग्रेज़ों से कुछ मांग करूँगा, अपनी स्थिति सुधारूँगा। लेकिन जब शुजाउद्दौला अंग्रेज़ों के पास मांग के लिए जाता है तो अंग्रेज उसे मना कर देते हैं। तो शुजाउद्दौला निर्णय लेता है कि लेकिन मीर कासिम जब शुजाउद्दौला के पास पहुंचता है तो वहाँ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहले से मौजूद रहते हैं। तो जब शुजाउद्दौला अंग्रेज़ों के पास अपनी मांग लेकर जाता है, अंग्रेज मना करते हैं, तो शुजाउद्दौला निर्णय लेता है कि मैं युद्ध करूँगा, हम युद्ध करेंगे। तो वाकई शुजाउद्दौला नवाब शाह आलम द्वितीय को बताता है मीर कासिम को कि मैं ये निर्णय ले रहा हूँ कि हम तीन मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करेंगे। तीनों तैयार हो जाते हैं। तो नवाब की तरफ से शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीन, और अंग्रेज़ों की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो तैयार होते हैं, मतलब सेना का नेतृत्व करते हैं युद्ध के लिए। वो समय आ जाता है 22 अक्टूबर 1764 से बक्सर का युद्ध कहा जाता है। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे मेजर हेक्टर मुनरो की जीत होती है। इस युद्ध में मीर कासिम फिर से दिल्ली भाग जाता है, युद्ध शुरू होने से पहले ही। इसलिए बहुत से कारण है इसमें जिसमें नवाब की सेना पराजित होती है, शुजाउद्दौला की सेना पराजित होती है।
लेकिन इस युद्ध में हारने के बाद भी शुजाउद्दौला हार नहीं मानता और प्रतिरोध करता रहता है और 1765 में कड़ा के युद्ध में पराजित होने के बाद अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो ये तो थी हमारी बक्सर के युद्ध की कहानी। अब अगले पार्ट में हम बंगाल में द्वैत शासन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।